स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला द इंडियन पाठशाला पर, जहां हम लोग आज हमारे अधिकारों को जानने वाले हैं। हमारे अधिकार मतलब किसके? हमारे या आपके? तो हम दोनों के, जो भी इस भारत के नागरिक हैं, उनको हमारे संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये वीडियो जो होने जा रहा है बहुत ही सिंपल रहेगा, सिंपल लैंग्वेज में डिटेल में हम लोग चीजों को समझने जा रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं, बेसिक मेरा जो मोटो है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 11, 12 के या 10 के, उनको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बताना, ठीक है, जिससे वो क्या हो सकते हैं, थोड़े सक्षम, थोड़े अच्छे हो सकते हैं। मेरी जितनी जानकारी है उस जानकारी को इकट्ठा करके हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपको मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये हम लोग को जानना जरूरी है। हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा अधिकार है, वो मेरा अधिकार है, लेकिन ये अधिकार है क्या और ये अधिकार आपको देता कौन है? तो ये अधिकार हम लोग को संविधान देता है। उसी संविधान के द्वारा जो हम लोग को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को, उन राइट्स का आज हम लोग बात करेंगे। तो स्वागत है आपका मौलिक अधिकार की कक्षा में। तो मौलिक अधिकार होता क्या है, पहले इसको समझिएगा। मौलिक अधिकार वे बुनियादी यानी बेसिक, वे बुनियादी अधिकार है जो किसी देश के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए जाते हैं, जिससे वह सम्मान, स्वतंत्रता और समानता के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार है, बेसिक अधिकार है, जो आपको संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जिससे आप भारत में अगर रहते हैं या भारत में टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए भी आए हैं, तो आपको कुछ सम्मान दिया जाए, जिसके तहत आप लोग को अगर वो अधिकार दिया जाएगा तो आप लोग सम्मान के साथ और समानता के साथ अपना जीवन यापन क्या कर सकते हैं यहाँ पे। मौलिक अधिकार देने की शुरुआत इंग्लैंड के राजा जॉन ने 1215 ईस्वी में किया था। इसे मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की देशवासियों का या नागरिकों का कुछ अधिकार होना चाहिए, इसको देने का शुरुआत जो किया जाता है, ऐसा आधिकारिक रूप से माना जाता है, वो किसने किया था? इंग्लैंड के एक राजा था जिसका नाम था जॉन। उन्हीं ने 1215 ईस्वी में क्या किया था? मौलिक अधिकार की हम जिस जगह पे राज्य कर रहे हैं, तो मेरी प्रजा है, उनका भी कुछ अधिकार होना चाहिए, ठीक है, और लिखित रूप में उनका ये अधिकार है। इन अधिकारों को देने की उन्होंने लिखित रूप से शुरुआत की, ठीक है। तो बेसिक है, इसको याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत किसने की, कि हाँ, अगर किसी देश के देशवासी है या कोई राजा है, उसके क्षेत्र में प्रजा है, तो उनका भी कुछ अधिकार है, और उनका क्या क्या ये अधिकार है वो लिखित रूप में देना स्टार्ट किए, जिसको वहां पे क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा बोला गया। तो क्या भारतीयों के अलावा किसी को या अधिकारी नहीं मिलता? ठीक है, तो कहने का मतलब है, क्या भारतीयों के अलावा और किसी लोग को जो भारत में आते हैं, भारत में रहते हैं, उनको ये अधिकार नहीं मिलता क्या? हाँ, मिलता है, लेकिन जो यहाँ के रेसिडेंटियल है, जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ के नागरिक है, सिटीजन है, उनको ये अधिकार ज्यादा मिलता है। लेकिन जो घूमने के लिए आते हैं, उन लोगों को ये अधिकार क्या मिलता है? कम मिलता है। लेकिन मिलता है, सबको अधिकार मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग अगर सिटीजन है यहाँ के, तो ये अधिकार हमारा ज्यादा होगा, और जो लोग घूमने के लिए बस आए हैं, उनको थोड़ा कम अधिकार मिलता है, लेकिन मिलता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार देता कौन है? जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा आपको कुछ अधिकार देते हैं, आप, ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार कौन देता है? तो ये मौलिक अधिकार किसी राजा, सरकार या संसद द्वारा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा नागरिकों को दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो ये मौलिक अधिकार एक्चुअली में कोई पीएम सीएम नहीं देता, ये हमारे संविधान में ही लिखित है, और संविधान जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। संविधान ने ये अधिकार हम लोग को दे दिए हैं कि ये आपके अधिकार है, और आपके अधिकार आपको मिलना चाहिए, और ये अधिकार आपको क्या करता है? अच्छा जीना, अच्छा जीवन यापन करने के लिए, सम्मानजनक जीवन यापन करने में मदद करता है। मौलिक अधिकार कहां लिखे गए हैं? बोलते हैं कहां लिखा है ये चीज? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखे गए हैं। टोटल 25 भाग है, उसी में से भाग नंबर 3 है, उसी में से आपके जितने भी मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हर भाग में कुछ अनुच्छेद है, ठीक है। उसी प्रकार से भाग 3 है, भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। उस 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद है, उसमें आपके कई मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों पड़ा? क्यों एक मौलिक अधिकार की जरूरत है? ठीक है, तो अगर एक राजा है, पहले के समय का हम बात करते हैं, एक राजा है, ठीक है, उसकी प्रजा है, तो राजा डिसाइड करेगा ना प्रजा क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ भैया यही सही है, लेकिन अगर राजा ही सब कुछ डिसाइड करेगा तो वो अपना मनमानी कर सकता है। इसी कारण से
लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करना स्टार्ट किया और फिर प्रजा को भी कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि नागरिक स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके और राज्य की निरंकुश शक्ति पर नियंत्रण रखा जा सके। निरंकुश मतलब राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, उसका अनकंट्रोल जो ये पावर था उसको कंट्रोल करने के लिए मौलिक अधिकार की जरूरत पड़ी कि अगर कोई राजा या फिर कोई नेता, ठीक है, इन नियमों का पालन नहीं करता है, जनता को ये अधिकार नहीं देता है, तो फिर उसको वहां से हटा दिया जाएगा। जैसे क्या मौलिक अधिकार से आपको क्या मिलता है, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार मिलता है आपको, रोजगार का स्वतंत्रता मिलता है, कुछ भी रोजगार आप कर सकते हैं, घूमने का स्वतंत्रता मिलता है। जैसे हम लोग बिहार से, यूपी से यहाँ पे आए, बंगाल में आए, बंगाल सरकार बोलेगा आप लोग क्यों आए, आप लोग तो बिहार में जन्म हुआ आपका, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा संविधान हमको बोलता है कि आप अगर भारत के नागरिक तो भारत में कहीं भी जाके बस सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। ये अधिकार आपको कौन दिया है, संविधान दिया है। और अगर कोई नेता, पॉलिटिशियन इस अधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर केस कर देंगे। तो इसीलिए मौलिक अधिकार आपको जानना जरूरी है। अभी हम लोग डिटेल में एक एक आर्टिकल को पढ़ने जा रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता मिले, ठीक है, राजा या शासक की शक्ति को नियंत्रित किया जाए। ठीक है, नियंत्रित मतलब कंट्रोल में किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो कुछ भी अपने उल्टा पुल्टा फैसला ले लेगा तो आप बोलेंगे अगर आप ये फैसला लेंगे तो मेरा जो ये अधिकार है इसका क्या होगा, हनन होगा, इसको मेरे को नुकसान होगा, इस कारण से आप ये वाला फैसला, ये वाला कानून नहीं बना सकते। तो इसी कारण से मौलिक अधिकार देना अनिवार्य हो गया। ठीक है, और मौलिक अधिकार की आवश्यकता इसलिए पड़ी। मौलिक अधिकार का हनन होने पर क्या करें, मौलिक अधिकार का हनन मतलब अगर आपको आपका मौलिक अधिकार ना मिले तो आपको क्या करना चाहिए। यदि किसी नागरिक को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले। न्यायालय मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में कौन सा कोर्ट, आप डायरेक्ट, अगर आपके मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है और आपको आपका मौलिक अधिकार अगर नहीं दिया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स आपका है कि आपको स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, और कोई सरकारी स्कूल वाला बोले कि आपको शिक्षा ग्रहण करने हम नहीं देंगे, ठीक है, आप हिंदू है, मुस्लिम, आप ये भाषा बोलते हो, वो भाषा बोलते हैं, इस आधार पे अगर आपके साथ भेदभाव होगा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन करवाने का जरूरत नहीं है। अगर वो सारे अधिकार आपके मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार आपको अगर नहीं दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका लिखवा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और डायरेक्ट आपका कार्रवाई होगा, सुनवाई होगा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबसे ऊपर वाला कोर्ट ये सब, उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में भी सीधे जा सकते हैं। तो इन सब जगह नॉर्मल केस में क्या होता है, जाके पुलिस कंप्लेन करो, ये करो, वो करो, लेकिन आपको अगर आपका मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा तो पुलिस कंप्लेन करने की कुछ जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कहां चल जाओ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चल जाओ और बोलो वहां पे कि मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट आपका केस का क्या होगा, सुनवाई होगा। तो ये मौलिक अधिकार थोड़ा विशेष है। मौलिक अधिकार कब छीने जा सकते हैं, देखिए हमारे संविधान में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का बात किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का बात किया गया है। लेकिन ये मौलिक अधिकार जो है आपको हमेशा नहीं दिया जाता है। ठीक है, जब देश पे किसी प्रकार की आर्थिक संकट हो, किसी प्रकार का मुसीबत हो, तो उस समय आपके जो ये अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये आपसे छीन लिया जा सकता है। मतलब जैसे मान के चलो आपको पढ़ने का अधिकार है, लेकिन अगर देश में संकट आ गया तो सब स्कूल बंद हो जाएगा, तो आप उस समय ही बोलेगा हमको स्कूल खोल के दो, पढ़ना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। देश में जब इमरजेंसी आ जाएगा, आपातकालीन स्थिति आ जाएगा, तो उस समय आपके अधिकार जो है आपसे क्या होंगे, छीन लिए जाएंगे। मतलब उस समय अगर आपको वो चीज के लिए मना करेगा कोई, तो आप उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय देश का मामला आ जाएगा। ठीक है, तो देश में राष्ट्रपति द्वारा अगर आपातकाल की घोषणा, इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दी जाए तो मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। पहले तो क्या था, पूरा जो 6 मौलिक अधिकार होते थे सब छीन लिए जाते थे, लेकिन अब क्या होता है ना कि अगर इमरजेंसी आपातकाल का सिचुएशन आ भी गया तो उस समय आपका बाकी अधिकार छीन लिए जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 में जो अधिकार दिए गए हैं वो कभी नहीं छीने जा सकते। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि कौन से अधिकार आपातकाल की स्थिति में भी छीने नहीं जा सकते, तो आर्टिकल 20 और 21 में जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो छीने नहीं जा सकते। अब इसमें क्या है हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी हुआ था 1975 से 1977 में, ठीक है, 2 साल हुआ था आपका, उस समय जो आपातकालीन की स्थिति, जो हमारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उन लोगों ने क्या किया, आपातकाल मतलब इमरजेंसी का घोषणा कर दिया। तो उस समय क्या होगा, कोई न्यूज़पेपर अपनी मर्जी से कुछ छाप नहीं सकता है। ठीक है,
जितने भी, अगर तुम सोचेगा सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे तो उस समय क्या होता था, पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, अपना संगठन नहीं बना सकते थे, इस तरीके का सिचुएशन था, घर से निकल नहीं सकते थे या फिर एक दो आदमी ही निकल सकते थे, इस तरीके का सिचुएशन हो गया था। लेकिन 1975 से 1977 में जब आपातकाल की स्थिति आई थी तब, लेकिन अब अगर आपातकाल जैसे राष्ट्रपति आके बोल दे कि अब अभी आपातकाल है, दुश्मन देश से हम लोग का झगड़ा हो रहा है तो इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी होने पर भी आपके सारे अधिकार छीने जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो अधिकार है वो अधिकार आपसे कभी छीने नहीं जा सकते, ठीक है। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का व्याख्या किया गया है, जो आपसे हम जिक्र किए। अब देखिए मौलिक अधिकार कब कहां से कहां तक, तो भाग 3 जो है उसमें 12 से लेकर 35 तक टोटल इसमें मौलिक अधिकारों का बात किया गया है। लेकिन ये मौलिक अधिकार आपको देता कौन है और मौलिक अधिकार का हनन कब माना जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात याद रखिएगा, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और संविधान की देख रेख रख रखवाल कौन करते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं वही संविधान की देख देखभाल रखवाल करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का बात तो किया गया है, लेकिन आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 इसमें डायरेक्ट रूप से मौलिक अधिकार का बात नहीं किया कि ये आपके मौलिक अधिकार है। आपको 12 और 13 में ये बताया गया है कि आपको मौलिक अधिकार किससे मांगना है और मौलिक अधिकार जब छीन लिया जाएगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारा चीज आपको किसमें बात किया गया, आर्टिकल 12 और 13 में। तो ध्यान से समझिएगा, ये नहीं कि ये मेरे मौलिक अधिकार हो तुम मेरे को मौलिक अधिकार दो। देखो बाबू, जैसे आपके पापा अगर आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो अगर वो अधिकार आपकी मम्मी वो करने नहीं देंगे तो आप क्या बोलेंगे कि पापा तो हमको बोल दिए हैं करने के लिए, आप हमको क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो कंप्लेन करेंगे। लेकिन आप सबसे जाके अब पड़ोसी से जाके वो अधिकार थोड़ी ना मांगेगा, ठीक है, कि पापा तो हमको बोले हैं कि जितना पैसा लेना है ले लो, तो मम्मी का पॉकेट से पैसा ले लेगा तो चलेगा क्योंकि पापा तुम्हारा बोले वहीं तक है। लेकिन पड़ोसी के पास जाके तुम उसका पैकेट से पैसा तो नहीं ले सकते। उसी प्रकार ये अधिकार आपको संविधान के द्वारा गया है और संविधान के जो लोग हैं, संविधान को इर्द गिर्द के जो लोग हैं, सरकारी लोग हैं, उनसे आपको यह अधिकार मांगना है, ठीक है, उनसे आपको क्या करना है, ये अधिकार मांगना है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें आपको किससे अधिकार मांगना है और कौन लोग आपके अधिकार छीनते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, ये समझिएगा ध्यान से। तो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया, देखिए अनुच्छेद 12 में स्टेट यानी राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य मतलब वो वेस्ट बंगाल बिहार वाला राज्य नहीं, यहाँ राज्य मतलब स्टेट मतलब एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो आपको ये मतलब संविधान तो ये अधिकार देते हैं और ये लोग क्या करते हैं, उस अधिकारों की रक्षा करने का काम करते हैं। और ये लोग अगर आपको उन अधिकारों को देने से मना करे तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। कौन लोग हैं, सरकार और उनके लिए कार्य करने वाली संस्थाएं, ठीक है, इन सबको राज्य बोला गया है। जैसे केंद्र सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, अब आया राज्य सरकार मतलब वेस्ट बंगाल बिहार वाली जो सरकार है, ठीक है, रेल बोर्ड, सरकारी बैंक, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, LIC, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक है, सरकारी अस्पताल, विश्वविद्यालय, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल, ये जो सरकारी संस्थाएं हैं इनको क्या बोला गया है, राज्य बोला गया। ध्यान समझिएगा, राज्य किसे बोला गया, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको क्या बोला गया है, राज्य बोला गया। राज्य मतलब यहाँ ये नहीं कि आपका वेस्ट बंगाल या फिर बिहार या उड़ीसा ऐसा वाला राज्य नहीं, राज्य मतलब जितनी भी सरकारी संस्थाएं या सरकार से जुड़ी संस्थाएं, ठीक है, ये सब आपके लिए क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया, स्टेट मतलब ये सारी जो चीजें हैं वो आपके लिए क्या कहलाएगी, राज्य कहलाएगी, स्टेट कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए नोट डाल के बात समझिएगा। आर्टिकल 12 में स्टेट और उसके अंतर्गत जो संस्थाएं हैं वो अगर आपके अधिकारों को रोके तो ही उसे अधिकारों का हनन माना जाएगा, ठीक है, उसे क्या माना जाएगा, अधिकारों का हनन माना जाएगा कि आपके अधिकार छीने गए। कोई गैर सरकारी व्यक्ति जैसे नॉर्मल आदमी हम, ठीक है, गैर सरकारी व्यक्ति नॉन गवर्नमेंट जो पर्सन है, अगर आपको मौलिक अधिकारों को छीने तो उसे हनन नहीं माना जाएगा। अच्छा देखिए समझे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे लोग बहुत। अगर हम बोले, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार, आप उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच सुने होंगे, बोलने का अधिकार है, तो बोलने का अधिकार है तो आपको सरकारी अस्पताल में कहे गए या सरकारी पुलिस स्टेशन में आप कुछ बोल रहे हैं और जो पुलिस वाला है वो आपको रोक दिया,
तो इसे क्या माना जाएगा, आपको इसको बोला जाएगा कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और बोले फलाना जो पुलिस इंस्पेक्टर है मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को अब अधिकार दिलाओ मेरे को, ठीक है। ये हुआ मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल आदमी है, उसके सामने आप बोल रहे थे, वो आपको अगर रोक देगा ना, तो ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, ये नॉर्मल केस की तरफ जाएगा कि सरकार ने जब हमको ये अधिकार दिया है तो ये कौन होता है हमको रोकने वाला, नॉन सरकारी आदमी कौन होता है रोकने वाला। आप वहां पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं, फिर वो इस तरीके से नॉर्मल केस के जैसा ट्रीट होगा, ठीक है। लेकिन जब पुलिस स्टेशन पे या फिर जो सरकारी जगहों पे, इन सब जगहों पे आपको वो सारे अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो उसे क्या माना जाएगा, सरकारी संविधान जो हमको संविधान जो अधिकार दिया है उसका हनन माना जाएगा। उसके खिलाफ आप नॉर्मल सिविल कोर्ट में, गैर सरकारी जो आदमी है उसके खिलाफ नॉर्मल सिविल कोर्ट में आप जाकर केस कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों की हनन के केस में आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर सकते हैं। थोड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है। लेकिन क्या भैया, तो नॉर्मल आदमी अगर हमको मेरे अधिकार नहीं देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो सिंपल सा बात है, अगर ऐसे एग्जांपल में समझो, अगर आपके मम्मी पापा आपको अधिकार दे दिए तो आपके भाई बहन कौन होते हैं उन अधिकारों को रोकने वाले। तो मम्मी पापा अगर बोलेंगे तब तो कंप्लेन मतलब हो ही गया। लेकिन आपके भाई बहन अगर आपको वो अधिकार नहीं देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे मम्मी पापा जब दे दिया तो आप लोग कौन होते हैं रोकने वाले, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो तो हनन नहीं माना जाएगा, लेकिन आप मम्मी पापा से कंप्लेन कर सकते हैं, देखिए रोक, आप बोल दिए ये रोक रहा है। उसी प्रकार से जब सरकार ही हमको ये अधिकार दे देता है तो नॉर्मल आदमी अगर रोकेगा ना तो उसको नॉर्मल केस के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन सरकारी आदमी खुदे रोकना स्टार्ट कर दिया तो एक तो अधिकार दे के, संविधान हम लोग को अधिकार दे दिया है और सरकारी आदमी ही उसको रोकने का प्रावधान कर दिया है, रोकना स्टार्ट कर दिया है, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएगा, आपको बहुत हाई केस हो जाएगा, ठीक है। उसको लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल आदमी पे भी कुछ अनुच्छेद है, ठीक है। अगर नॉर्मल आदमी जितने भी अनुच्छेद है ना, ठीक है, उसमें नॉर्मल आदमी भी अगर उन अनुच्छेदों को नहीं मानेगा तो आप वहां पे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एक बार समझाते, देखिए अनुच्छेद 15(2), ठीक है, 17, 23 और 24 निजी व्यक्तियों, मतलब नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, गैर सरकारी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति पर भी लागू होते हैं। मतलब ये सारे अधिकार जो होते हैं, ये सारे नियम जो होते हैं वो किस पे लागू होता है, नॉर्मल आदमी। मतलब अगर कोई इन अनुच्छेदों में जितने भी आपके अधिकार है, अगर कोई गैर सरकारी आदमी, सरकारी आदमी करेगा तब तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाना ही है, लेकिन गैर सरकारी आदमी भी अगर आपको ये सारी चीजें से अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ठीक है, छुआछूत आप नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके साथ अगर छुआछूत करना स्टार्ट कर दे तो आप इसको भी मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। ये नॉर्मल केस नहीं होगा, इसको भी क्या माना जाएगा, मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा और आप फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जिसमें नॉर्मल आदमी अगर आपको रोकेगा तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, ये सारा चीज। लेकिन ये जो 4 आर्टिकल है, ठीक है, 15(2), 17, 23 और 24, इसमें अगर नॉर्मल आदमी भी आपको अगर रोकेगा, आपको अधिकार नहीं देगा तो इसे क्या माना जाएगा, आपके अधिकारों का हनन ही माना जाएगा और आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन अनुच्छेदों का पालन नहीं करता है तो उसको भी मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा और उसके खिलाफ आप सीधे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। तो आपको अधिकार किनसे मांगना है, आपको अधिकार, मैक्सिमम अधिकार जो है, मैक्सिमम क्या, सारे मौलिक अधिकार आपको किससे मांगना है, आपको स्टेट जो है, राज्य जो है उससे मांगना है। स्टेट मतलब समझा दिए। और ये सारे अधिकार जो है, ये सारे आपके अधिकार सबको आपको एक दूसरे को करना पड़ेगा। अगर कोई करेगा, आपको रोकेगा, तो आप उसके लिए भी नॉर्मल केस नहीं करके आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके डायरेक्ट याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है, याचिका दे सकते हैं, केस कर सकते हैं और डायरेक्ट आपकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। मतलब मौलिक अधिकारों का हनन होने पे यही फायदा है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और तुरंत आपका पैरवी होगा, आपका केस को सुना जाएगा। लेकिन नॉर्मल केस में आपको क्या हो जाता है, पहले पुलिस कंप्लेन करो, बहुत सारी चीज होता है, जो लोअर कोर्ट्स होता है वहां पे मामला चलता है। तो आर्टिकल 12 में ये बात था। आर्टिकल 13 आपका क्या बोलता है, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य द्वारा, राज्य मतलब समझ गया आप लोग वो सारा, ठीक है, राज्य द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे मौलिक अधिकारों को बदला जा सके। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय इस कानून की जांच कर उसे अवैध घोषित कर देता है। आर्टिकल 13 जो है ये पावर देता है, किसको पावर देता है, आपको पावर देता है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर देता है कि भाई तुम लोग देखना, हम तुम लोग को पावर दे रहे हैं
कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है हम लोग का, ठीक है, उसको पावर दिया गया है कि अगर ये नेता लोग आपस में मिलकर कोई ऐसा उल्टा फुल्टा कानून बना दिया जिससे आम लोगों का जो अधिकार है उसको छीना जाएगा, ठीक है, तो तुम उसको अवैध घोषित कर देना। कौन अवैध घोषित कर सकता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। अगर उनको लगेगा कि ये इससे क्या होगा, मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे, ठीक है, जैसे बोलने का अधिकार है, और नेता लोग आपस में मिलके ऐसा कानून बना दे कि कोई आदमी किसी के खिलाफ कुछ बोली, कि नेता के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारे मौलिक अधिकार, तुम जो स्वतंत्र रूप से बोल पाता था उसका अधिकार तुमसे छीन लिया जाएगा। तो ये तो गलत हुआ। जब भी मौलिक अधिकारों को बदलने का बात किया जाएगा तो अगर वो गलत है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास वो पावर है, आर्टिकल 13 देता है कि डायरेक्ट वो क्या कर सकता है, उसको अवैध इनलीगल कानून घोषित कर सकता है, फिर वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो लागू नहीं होगा। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास हमारा संविधान पावर दे दिया है कि नेता लोग, हमारा भारत का जो संसद है, ठीक है, वो लोग अगर ऐसा वैसा कानून बना दिया जाए जिससे क्या होगा, लोगों के मौलिक अधिकारों को छीना जाएगा, तो तुम लोग के पास हम पावर देते हैं कि तुम लोग क्या करना, उसको इलीगल घोषित कर देना, उस कानून को लागू मत होने देना। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो ऐसा कर देंगे तो फिर नेता लोग कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, फिर हमारा वो मौलिक अधिकार के श्रेणी से, मैंने वो जो लाया है वो इलीगल हो जाएगा, तो केस नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। तो आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 में ऐसे सच दैट कोई मौलिक अधिकारों का बात तो नहीं किया गया, लेकिन स्टेट की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल को कैसे सुरक्षित करना है इसकी परिभाषा दी गई है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उसको कैसे सुरक्षित करना है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, ये बोला गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेनली हम लोग का जो अधिकार है उसके बात करते हैं। भारत के संविधान में 6 मुख्य मौलिक अधिकार है। कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6। टोटल 7 थे लेकिन एक को हटा दिया गया है। अभी टोटल कितने हैं? 6। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको कितने अधिकार दिए गए हैं, तो हमको हमारे संविधान के द्वारा 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। 6 प्रकार के अधिकार को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक बात किया गया है। तो ऐसे कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते होंगे तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल में समानता का अधिकार का बात किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का बात किया है। तो आर्टिकल 14 से 18 तक जितने भी अनुच्छेद, इसमें के अंतर्गत बहुत सारे अनुच्छेद पढ़ोगे, उसमें हर प्रकार की समानता, मतलब ये नहीं कि समानता मतलब क्या, तो वहां व्याख्या किया गया है, इसमें आपको समानता मिलेगा, इसमें आपको इक्वालिटी मिलेगा, इसमें आपको इक्वालिटी मिलेगा, ऐसे करके 14 से 18 तक है। ठीक है, फिर आपको स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, फिर आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28, संस्कृति और शिक्षाओं के अधिकार 29 से लेकर 30, और फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। ठीक है, तो ये सारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। भैया 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है तो 6 ही आर्टिकल होना चाहिए। इतने सारे आर्टिकल क्यों है? क्योंकि हर आर्टिकल में अलग अलग प्रकार के, जैसे समानता का अधिकार में 14 से लेकर 18 है। ठीक है, तो हर प्रकार की समानता का आपको बात किया गया है कि ये इक्वालिटी मिलेगा, इसमें इक्वालिटी मिलेगा, इसमें इक्वालिटी मिलेगा। इसी कारण से थोड़ा सा उसमें थोड़ा बड़ा हो गया।